नमस्कार दोस्तों, सिविल एग्जाम स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज होगी 19 मई और 19 मई के करंट अफेयर्स की कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स होंगी जो कि यूपीएससी प्लस ऑल स्टेट एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी हो सकती हैं। तो डेली करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड की जाती है, तो जो लोग पिछली वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख सकते हैं और सिविल एग्जाम स्टडी को जरूर सब्सक्राइब रखें। तो चलिए देखते हैं 19 मई के करंट अफेयर्स की पहली टॉपिक क्या है। तो पहली टॉपिक है नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन। तो क्या है नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन? तो हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डीएसटी के एक स्वायत्तशासी निकाय यानी नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने जो है चैलेंज कोविड-19 प्रतियोगिता यानी चैलेंज कोविड-19 कॉम्पिटिशन C3 के तहत कई विज्ञान और तकनीकी आधारित नवोन्मेषी समाधानों की क्या पहचान की है। तो प्रमुख बिंदु देखते हैं कि यह अभियान कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु विचारों तथा नवोन्मेषणों को सामने लाने के लिए नवोन्मेषी नागरिकों को शामिल करने हेतु 31 मार्च से 10 मई 2020 तक चलाया गया। NIF नए विचारों को मूर्त रूप प्रदान करना तथा उनका प्रचार प्रसार करने के लिए इंक्यूबेशन एवं परामर्श सहायता उपलब्ध करा रहा है। इस अभियान के तहत हाथ धोने के लिए पैर से संचालित किया जाने वाला एक उपकरण तथा सार्वजनिक स्थानों को सैनिटाइज करने के लिए नवोन्मेषी स्प्रेयर विकसित किए गए हैं। सैनिटाइज करने के लिए पैर से संचालित किया जाने वाला एक उपकरण डिज़ाइन किया गया है जो कोविड-19 महामारी के दौरान संपर्क रहित उपकरणों की आवश्यकता के प्रत्युत्तर में एक समयानुकूल समाधान है। अन्य समर्थित नवोन्मेषण के तहत सड़कों, सोसाइटी, दरवाजों, कंपाउंडों, दीवारों आदि जैसे बड़े क्षेत्रों को सैनिटाइज करने में सक्षम एक इनोवेटिव स्प्रेयर है। इस स्प्रेयर में मशीन के केंद्रक में अधिकतम 30 फीट की दूरी से एवं 15 फीट की ऊंचाई तक सड़कों, सोसाइटियों और इनको सैनिटाइज किया जा सकता है। इस स्प्रेयर को महाराष्ट्र के सतारा, नासिक जैसे विभिन्न शहरों में सक्रियतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है। अब देखते हैं नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के बारे में। तो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इसकी स्थापना जो है सन 2000 में भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से की गई थी। यह जमीनी स्तर पर तकनीकी एवं नवाचार एवं उत्कृष्ट पारंपरिक ज्ञान को मजबूत करने के लिए भारत की राष्ट्रीय पहल है। इसके मिशन के बारे में जानते हैं। तो इसका मिशन भारत को जमीनी स्तर पर तकनीकी नव प्रवर्तकों के लिए नीति और संस्थागत स्थान का विस्तार करके एक रचनात्मक एवं ज्ञान आधारित समाज बनाने में मदद करना है। अब देखते हैं अगला टॉपिक है सिक्किम का 45वां स्थापना दिवस। तो 16 मई 2020 को जो है सिक्किम ने 45वां स्थापना दिवस मनाया है। तो मुख्य बिंदु के बारे में इसके देखते हैं कि 16 मई 1975 को सिक्किम जो है भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था। सिक्किम पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। यह उत्तर पूर्व में चीन एवं पूर्व में भूटान, पश्चिम में नेपाल और दक्षिण में पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है। वर्ष 1947 तक सिक्किम भारत का एक शाही राज्य था जहां चोंग्याल का शासन था। वर्ष 1947 में ब्रिटिश शासन के समाप्त होने के बाद सिक्किम को भारत द्वारा रक्षित किया गया। भारत सरकार ने इसके रक्षा, विदेश मामले और संचार का उत्तरदायित्व लिया था। वर्ष 1974 में सिक्किम ने भारतीय संघ में सम्मिलित होने के प्रति अपनी इच्छा जताई। तदनुसार भारतीय संसद द्वारा 35वां संविधान संशोधन 1974 लागू किया गया। इसके तहत सिक्किम को एक संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया, किंतु इससे सिक्किम के लोगों की ज़रूरतें नहीं पूरी हुई और वर्ष 1975 के एक जनमत के दौरान सिक्किम के लोगों ने चोंग्याल शासन को समाप्त करने के पक्ष में मत दिया। इस तरह 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के प्रभावी होने के बाद सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बन गया।
अब देखते हैं अगली टॉपिक, विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस। तो 17 मई 2020 को विश्व भर में विश्व दूरसंचार सूचना सोसाइटी दिवस मनाया गया, यानी वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डे मनाया गया। इस वर्ष जो विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस की थीम थी कनेक्ट 2030 ICTS फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य इंटरनेट तथा अन्य सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों का उपयोग विभिन्न समाजों एवं अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न संभावनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना है। मुख्य बिंदु इसकी कि 17 मई 1865 को पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी ITU की स्थापना यानी 17 मई 1865 के वर्षगांठ के रूप में वर्ष 1969 से प्रत्येक वर्ष 17 मई को यह दिवस मनाया जाता है। अगली टॉपिक की प्रधानमंत्री ई विद्या। तो क्या है प्रधानमंत्री विद्या? तो भारत सरकार कोविड-19 के कारण प्रभावित हो रहे शैक्षिक वर्ष को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। तो मुख्य बिंदु इसकी है कि इसके अंतर्गत जो कितनी 12 यानी 12 डायरेक्ट टू होम यानी DTH चैनल 12वीं तक प्रत्येक वर्ग के लिए एक चैनल छात्रों को घरों में ही पाठ्यक्रम वीडियो उपलब्ध कराएंगे, जबकि देश के शीर्ष 100 यानी 100 उच्च शिक्षा संस्थान नए ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करेंगे। जबकि अन्य क्षेत्रों में भारत सरकार छात्रों के भावनात्मक सुधार के लिए एक प्लेटफॉर्म मनोदर्पण शुरू करने की तैयारी कर रही है, जबकि नेशनल फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी मिशन भी शुरू किया जाएगा। 12 नए DTH चैनलों में से प्रत्येक में प्रतिदिन 6 घंटे की पाठ्यक्रम सामग्री होगी। हालांकि 3 रिपीट टेलीकास्ट के साथ वे समाप्त सप्ताह के सभी दिनों में यानी 24/7 घंटे चलेंगे। लॉकडाउन अवधि के दौरान इस चैनलों पर लाइव इंटरैक्टिव सेशन के प्रसारण के लिए भी प्रावधान किए गए हैं, जिनमें से स्काइप माध्यम से विषय में परामर्श विशेषज्ञ शामिल किए जाएंगे। इस चैनल की छात्रों तक पहुंचाने के लिए चैनलों को छात्रों तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी यूनियन HRD मिनिस्ट्री ने क्या निजी DTH ऑपरेटरों जैसे टाटा स्काई एवं एयरटेल के साथ समझौता किया है। इसके तहत राज्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम सामग्री भी विकसित करेंगे, इन चैनलों पर प्रसारित की जाएगी। डिजिटल एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी DAISY पर दृष्टि एवं श्रवण बाधित छात्रों के लिए विशेष ई सामग्री प्रदान की जाएगी। शीर्ष 100 उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा नए ऑनलाइन पाठ्यक्रम। तो ये सभी विश्वविद्यालय जिनके पास जो है A+ अर्थात 3.26 या उससे अधिक स्कोर, या ये सभी विश्वविद्यालय जो राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में शीर्ष में 100 में शामिल है, स्वचालित रूप से इस शैक्षणिक वर्ष यानी 2020-21 के दौरान UGC की पूर्व स्वीकृति के बिना पूर्ण ऑनलाइन डिग्री पाठ्यक्रम प्रदान कर सकेंगे। शीर्ष 100 यानी 100 विश्वविद्यालयों में 30 मई 2020 से स्वचालित रूप से ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा इस वर्ष के केंद्रीय बजट में की गई थी। अगली टॉपिक है राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली। तो क्या है कि कोविड-19 के मद्देनज़र प्रवासियों के आवागमन के बारे में सूचना प्राप्त करने और सभी राज्यों में फंसे हुए प्रवासियों के आवागमन सुगम बनाने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक ऑनलाइन डैशबोर्ड राष्ट्रीय
प्रवासी सूचना प्रणाली को विकसित किया है। यह ऑनलाइन पोर्टल प्रवासी कामगारों के बारे में केंद्रीय कोष बनाएगा और उनके मूल स्थानों पर उनकी यात्रा को सुचारू बनाने के लिए अंतर्राज्यीय संचार तालमेल में मदद करेगा। इसका एक अतिरिक्त लाभ संपर्क में आने वालों का पता लगाने यानी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के रूप में भी होगा, जो कोविड-19 से निपटने के लिए की जा रही कार्रवाई में भी उपयोगी साबित हो सकता है। प्रवासी लोगों के बारे में मुख्य डेटा जैसे नाम, आयु, मोबाइल नंबर, आरंभिक और गंतव्य जिला, यात्रा की तिथि जिन्हें राज्य द्वारा पहले ही एकत्रित किया जा रहा है, को अपलोड करने के लिए उनका मानकीकरण कर दिया गया है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि यूपीएससी प्लस ऑल स्टेट एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी हो सकती हैं। तो डेली करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड की जाती है, तो जो लोग पिछली वीडियो नहीं देखे होंगे देख सकते हैं। तो सिविल एग्जाम स्टडी को जरूर सब्सक्राइब रखें। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।